हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ई केमिस्ट्री क्लासेस। आई नो काफ़ी टाइम से मैंने वीडियो अपलोड नहीं की है, बट आज के बाद आपको इस चैनल के ऊपर रेगुलरली वीडियोस मिलेंगी बीएससी और एमएससी के टॉपिक्स पे, और 11th-12th की केमिस्ट्री भी इस चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो सबसे पहले जो मैंने वीडियो बनाई है वो है, जो मैंने बीच में टॉपिक छोड़ा हुआ था, जबलोंस्की डायग्राम बीएससी फाइनल ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री का। ठीक है, तो उसका बीच में छूटा हुआ था, तो उसकी प्रोसेस रह रही थी, तो उसी के लिए मैंने वीडियो बनाई है। जबलोंस्की डायग्राम की आपको वीडियो देखनी हो तो आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पे, और ये उसकी प्रोसेस है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसकी प्रोसेस कैसी है। इसकी जो प्रोसेस है वो दो टाइप से होती है, एक तो नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन और एक क्या होती है, रेडिएटिव ट्रांजिशन। नॉन रेडिएटिव जो ट्रांजिशन है इसको रेडिएशन लेस ट्रांजिशन भी कहते हैं। तो इसके अंदर दो टाइप से ट्रांजिशन होता है, एक तो आईसी द्वारा इंटरनल कन्वर्जन द्वारा, और एक आईएससी द्वारा इंटर सिस्टम क्रॉसिंग द्वारा। ठीक है, और जो रेडिएटिव ट्रांजिशन उसमें भी दो प्रकार से ट्रांजिशन होता है, एक तो फ्लोरोसेंस द्वारा और एक फास्फोरोसेंस द्वारा। तो फर्स्ट जो है वो क्या है, नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन यानी विकिरण रहित संक्रमण उत्सर्जन। इसमें किसी भी प्रकार की मतलब ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं होता, इसलिए इसे रेडिएशन लेस ट्रांजिशन यानी विकिरण रहित संक्रमण उत्सर्जन बोला जाता है। ठीक है, तो आइए इसको देख लेते हैं ये क्या है। इस प्रकार के संक्रमणों में सक्रिय अणु एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स उच्च उत्तेजित अवस्था हाई एक्साइटेड स्टेट से S3 S2 या T3 T2, यानी जो एक्साइटेड स्टेट हाई एक्साइटेड स्टेट वो कौन सी, S3 S2 या T3 T2 से प्रथम उत्तेजित अवस्था फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी S1 या T1 में आता है। तो सिंपली से इसका मतलब क्या हो गया कि जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है वो हाई एक्साइटेड स्टेट उच्च उत्तेजित अवस्था से, यानी कौन सी अवस्था, S3 S2 या फिर T3 T2 से प्रथम उत्तेजित अवस्था फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कौन सी, S1 या T1 में आता है। इस प्रकार के ट्रांजिशन में किसी भी प्रकार के विकिरणों का उत्सर्जन नहीं होता है, इसलिए इन्हें विकिरण रहित संक्रमण कहते हैं। तो ये बात मैंने आपको शुरू में ही बता दी थी कि इस प्रकार का जो ट्रांजिशन है उसमें किसी भी प्रकार के विकिरणों का उत्सर्जन नहीं होता है, यानी किसी प्रकार की ऊर्जा नहीं निकलती है, इसलिए इन्हें विकिरण रहित यानी रेडिएशन लेस संक्रमण कहते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट था वो क्या है, आईसी। ठीक है, तो आईसी में क्या है, इसमें सक्रिय अणु की ऊर्जा अणुओं के संगठन से ऊष्मा के रूप में उत्सर्जित होती है। ठीक है, इसे आंतरिक रूपांतरण इंटरनल कन्वर्जन कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो एक्टिवेटेड अणु है, ठीक है, उसकी जो ऊर्जा है वो अणुओं के से टक्कर के रूप में, टक्कर होने के बाद ऊष्मा के रूप में उत्सर्जित हो जाती है। ठीक है, तो ये मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी। एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा दूंगी। इसे आंतरिक रूपांतरण इंटरनल कन्वर्जन कहते हैं। ठीक है, यानी आईसी कहते हैं। इस सिस्टम का जो लाइफ टाइम है, यानी इसको घटित होने में जितना टाइम लगता है वो क्या होता है, 10⁻11 सेकेंड से भी कम लाइफ टाइम होता है। अब एक बार मैं डायग्राम के थ्रू आपको इसको समझाती हूँ। तो ये है हमारा जबलोंस्की डायग्राम। तो आई जो सी है उसके अंदर क्या कह रहा था कि कोई भी अणु है, जैसे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, वो यहाँ गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ गया, एक्टिवेटेड हो गया वो। तो यहाँ जाने के बाद में ज़रूरी तो नहीं कि वहाँ वो एक ही अणु यहाँ पे होगा, वहाँ और भी बहुत सारे अणु मिल सकते हैं। तो उन अणुओं के साथ जब उसकी टक्कर होगी, मान लीजिए यहाँ पे कोई अणु है और उन अणुओं के साथ में उनकी टक्कर होगी, तो उसकी जो ऊर्जा है वो बाहर निकलेगी, और उसकी जो ऊर्जा बाहर निकलती है वो किसके रूप में निकलती है, आईसी के रूप में निकलती है। ठीक है, इंटरनल कन्वर्जन के रूप में निकलती है। तो यही आईसी के अंदर वो समझाना चाह रहा है। और जो उसका लाइफ टाइम था 10⁻11 सेकेंड, यानी जब टक्कर होके जो ऊष्मा निकलती है ना, इस क्रिया को जो होने में टाइम लगता है, लाइफ टाइम का मतलब क्या होगा कि इस पूरी क्रिया को होने में जो टाइम लगता है, तो वो कितना टाइम होता है, 10⁻11 सेकेंड होता है। ठीक है,
तो लाइफ टाइम देख लिया, तो यहाँ पे दिखा दिया। ऐसे भी आप शो कर सकते हो कि जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है S2 S3 से S1 के अंदर आ जाए और ऊष्मा उसकी निकल जाए, और उसका लाइफ टाइम लिखा हुआ है 10⁻⁹ सेकेंड से 10⁻11 सेकेंड, ये उसका लाइफ टाइम होता है। तो अब नेक्स्ट क्या है, ISC, ठीक है, जो इसका सेकेंड है, किसका, रेडिएटिव ट्रांजिशन का, नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन का, ठीक है। तो ISC इसमें क्या कह रहा है कि उत्तेजित अणु की ऊर्जा का उत्सर्जन दूसरी सिस्टम अंतःतंत्र लग्न यानी इंटर सिस्टम क्रॉसिंग द्वारा भी होता है। यानी जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है उसकी ऊर्जा का उत्सर्जन दूसरे तरीके से भी हो सकता है, कैसे, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के द्वारा भी। तो इस सिस्टम में अणु का सिंगलेट स्टेट से ट्रिपलेट स्टेट में संक्रमण करता है। ये क्या कह रहा है कि जो अणु है वो सिंगलेट स्टेट यानी S स्टेट से ट्रिपलेट स्टेट यानी डिफरेंट मल्टीपलसिटी, अलग मल्टीपलसिटी में जाता है, क्योंकि S अलग है और T अलग है, तो अलग मल्टीपलसिटी हो गई, उसमें जाता है, उसमें संक्रमण करता है। जो इसका लाइफ टाइम है वो 10⁻⁹ सेकेंड से 10⁻⁻2 सेकेंड तक का होता है। तो सीधे आप ये चीज़ ध्यान में रख लेना कि जो S से है, सिंगलेट से है, वो ट्रिपलेट अवस्था में आए। कोई भी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है वो सिंगलेट से ट्रिपलेट अवस्था के अंदर आए, तो क्या किसके द्वारा आता है, IS से, जो हमने डायग्राम में दिखा भी रखा है, आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, रेडिएटिव ट्रांजिशन, विकिरण संक्रमण, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि वे संक्रमण जिनमें सक्रिय अणु एकक उत्तेजित अवस्था S1 या T1 से ग्राउंड स्टेट S0 में आते हैं, रेडिएटिव ट्रांजिशन कहलाते हैं। क्या कह रहा है कि वे संक्रमण वे ट्रांजिशन जिनमें जो एक्टिवेटेड अणु है वो एक उत्तेजित अवस्था यानी सिंगलेट अवस्था से, एक उत्तेजित अवस्था का मतलब क्या है, जो प्रथम अवस्था होती है यानी S1, प्रथम अवस्था कौन सी होगी, S1 या फिर T1, इन दोनों से किस में आ जाता है, ग्राउंड स्टेट यानी S0 में आ जाता है, तो क्या होती है, रेडिएशन ट्रांजिशन कहलाते हैं वो, ठीक है। तो एक बार डायग्राम आपको मैं दिखा दूँ इसका, यानी S1 स्टेट और T1 स्टेट से किस में आ जाए, S0 में, कि नीचे वाला पार्ट आप देख लो, ये है फ्लोरोसेंस और फास्फोरोसेंस यानी रेडिएटिव ट्रांजिशन। तो S1 स्टेट और T1 स्टेट, प्रथम उत्तेजित जो अवस्था है उन दोनों में से किस में आ जाए, ग्राउंड स्टेट में। अगर और आगे हम जब फ्लोरोसेंस और फास्फोरोसेंस देखेंगे तो उनकी भी डेफिनेशन में क्या है कि अगर S1 स्टेट से डायरेक्टली S0 स्टेट में आ जाता है तो फ्लोरोसेंस की क्रिया होती है, और यदि कोई भी अणु है जो कि पहले S1 से T1 में जाता है, ISC द्वारा T1 में जाता है, ठीक है, और उसके बाद किस में आता है, S0 स्टेट में आता है, तो उसमें क्या हो जाएगा, फास्फोरोसेंस। इन दोनों का अंतर समझ आ गया। फ्लोरोसेंस में क्या होता है कि डायरेक्टली S1 से S0 में आ जाता है, और जो फास्फोरोसेंस है उसमें क्या होता है, पहले जो एक्टिवेटेड अणु है वो S1 से किस में आता है, ISC द्वारा T1 के अंदर आता है, ISC द्वारा T1 में आता है, फिर T1 के बाद में वो किस में जाता है, S0 में जाता है, किसके द्वारा, फास्फोरोसेंस क्रिया द्वारा, यानी फास्फोरोसेंस द्वारा वो अपनी ऊर्जा को उत्सर्जित कर देता है। यही फ्लोरोसेंस और फास्फोरोसेंस है जो अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ आगे। यदि अणु S1 अवस्था से सीधा ग्राउंड स्टेट यानी S0 अवस्था में आता है तो प्रतिदीप्ति उत्सर्जन कहलाता है। जो मैंने आपको डायग्राम में बताया कि डायरेक्टली S1 से S0 में आ जाए तो क्या होगा, फ्लोरोसेंस यानी प्रतिदीप्ति उत्सर्जन कहलाएगा। इसका जो लाइफ टाइम है, इसका लाइफ टाइम 10⁻⁻8 सेकेंड होता है, ठीक है। जो इसका लाइफ टाइम है वो 10⁻⁻8 सेकेंड होता है। इस संक्रमण में उत्सर्जित विकिरणों को फ्लोरोसेंस कहते हैं। इस जो संक्रमण है, ये जो ट्रांजिशन है, इसमें जो विकिरणें निकलती है बाहर उनको क्या कहते हैं, फ्लोरोसेंस कहते हैं। तो आप ऐसे शो करके भी दिखा सकते हैं, S1 से डायरेक्टली किस में आ जाए, S0 में, ये एक्साइटेड स्टेट होगी, ये ग्राउंड स्टेट, और बीच में इसका ये लाइफ टाइम दिखा सकते हैं, यानी इस क्रिया को होने में जो समय लगा है वो क्या है, 10⁻⁻8 सेकेंड, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, फास्फोरोसेंस। फास्फोरोसेंस को क्या बोलते हैं, स्फुरदीप्ति, ठीक है।
तो इस प्रकार के संक्रमण में अणु ISC द्वारा S1 से T1 में जाता है, वह T1 से ग्राउंड स्टेट S0 में आता है। वही बात है जो मैंने आपको डायग्राम में बताई कि जो अणु है वो ISC द्वारा S1 से T1 में जाएगा और फिर T1 से S0 में आ जाएगा, तो वो क्या होती है, फास्फोरोसेंस होती है। इसमें ऊर्जा का उत्सर्जन विकिरणों के माध्यम से होता है, जिसे फास्फोरोसेंस स्फुरदीप्ति कहते हैं। ठीक है, यानी जिन विकिरणों के माध्यम से इसमें ऊर्जा का उत्सर्जन होता है उन्हें क्या कहते हैं, फास्फोरोसेंस। और इसका जो लाइफ टाइम है वो क्या होता है, 10⁻³ सेकेंड्स होता है। ठीक है, यानी यहाँ पे आप ऐसे भी दिखा सकते हो, S1 से पहले किस में जाएगा, T1 में, और T1 के बाद में किस में जाएगा, S0 में, जो कि ग्राउंड स्टेट है, यानी 10 की, और इसका जो लाइफ टाइम है वो क्या हो जाएगा, 10⁻³ सेकेंड। ठीक है, तो ये टॉपिक यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है जबलोंस्की डायग्राम का। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, क्वांटम लब्धि, जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। ओके।